हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे के इस वीडियो में हम गुप्ता डायनेस्टी को थॉरोली और फैक्चुअली दोनों ही तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी मेंस के रिगार्डिंग हिस्ट्री की एक सीरीज चला रहे हैं, उसी कड़ी में ये आपकी एक अगली वीडियो होगी। एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम जो भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, एक हैंडपिक मोड पे हम काम कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें इस टॉपिक को शुरू करने से पहले रखना चाहूँगी कि आखिर कैसे हम गुप्ता डायनेस्टी, मतलब आप देखते हो कि मौर्यन पीरियड के बाद भी कुछ छोटी-छोटी डायनेस्टीज़ का हम देखते हैं कि उदय हुआ था और उसके बाद एक गुप्ता डायनेस्टी ही थी जिसने संपूर्ण जो हमारा एक अखंड भारत था, जो हम मौर्य साम्राज्य में देखते हैं, उसका चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। ठीक उसी प्रकार कि जिस तरह मौर्यन साम्राज्य में आप देखते हो कि किस तरह धर्म की नीति थी, उनकी धर्म नीति और उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अधिक प्रसिद्ध था, जिसका उदाहरण दिया जाता है। आप देखोगे कि अपने इतिहास में कुछ ही एक लोग हैं जिनका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उन्हीं में से एक थे गुप्तास। यही कारण था कि गुप्तास पीरियड को जो भी मतलब उनका पूरा पीरियड था, इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टीज को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस तरह इसके पहले आपने मौर्यन पढ़ा होगा, मौर्यन एम्पायर पढ़ा होगा। मौर्यन एम्पायर का आखिरी शासक जो था, ठीक, आखिरी शासक था जो बृहद्रथ था। बृहद्रथ, उसको मारकर शुंग वंश की नींव रखी गई। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। अंतिम शासक और इसका कौन था? देवभूति। ये है आपके काम की चीज। ये था लास्ट और ये था फर्स्ट। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? विदिशा हुआ करती थी शुंगों की। कई जगहों पे आप पाटलिपुत्र भी देखते हो, लेकिन अगर विदिशा हो ऑप्शन में तो आपको विदिशा ही लगाना है। पातंजल इनके शासन काल में इनके दरबार पर निवास करते थे। वही है ये जिन्होंने महाभाष्य सूत्र की रचना की हुई है। ठीक, दैट इज इट। शुंग वंश के बारे में जानने के लिए जरूरी इतना ही है। और हाँ, एक चीज और जान लीजिए कि भरहुत का स्तूप जो है, जो कि आपका सतना एमपी में देखने को मिलता है, उसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। सांची के स्तूप के आसपास का जंगला, नॉट सांची का स्तूप, जंगला। पहले क्या था कि मौर्यन काल में आप ये देखते हो कि सांची के स्तूप के आसपास एक लकड़ी का जंगला था, बाद में इसको स्टोन कास्टिंग करवाई गई थी। इसका भी निर्माण शुंगों के काल में किया। ठीक, बढ़ते हैं आगे। शुंग से अंतिम शासक देवभूति, जिसको मारकर कनव वंश की नींव रखी गई। तो आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि कनव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। फैक्ट टू फैक्ट है, वसुदेव कनव वंश का संस्थापक था फर्स्ट। और लास्ट रूलर कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा, जिसको मारा और सतवाहन साम्राज्य की नींव रखी गई। सातवाहनों की नींव रखी गई। अब देखिए, सातवाहन थोड़ा एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, जिसको हमको इंडिपेंडेंट डिस्कस करना होगा। बट आज का ये वीडियो मौर्यन माफ कीजिएगा गुप्तास के लिए डेडिकेटेड रहेगा। तो हम इसे एक इंडिपेंडेंट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुशानास, सतवाहनास और जो भी आपके छोटे छोटे हैं जो कि इतिहास में लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, अपना रोल रखते हैं। गुप्तोत्तर कार्य आप देखोगे, हर्ष का पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम उनको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो, सिमुक था इसका फर्स्ट रूलर। ठीक, इनकी राजधानी क्या कहलाती थी? प्रतिष्ठान। राजधानी इनकी कहलाती थी प्रतिष्ठान। फर्स्ट ईस्वी में लिखे गए नाना घाट के अभिलेख का संबंध किससे है? सतवाहनों से है। जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है? जिससे हमें भूमि अनुदान की पहली जानकारी मिलती है। और क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट है? सातवाहनों के लिए कार्ले के चैत्य, अमरावती एवं कार्ले के चैत्यों का निर्माण भी सातवाहनों के शासनकाल में किया गया था। ये एक मात्र तंत्रात्मक व्यवस्था को फॉलो करते थे। इसका मतलब क्या है? आप अगर इनके सारों के नाम देखेंगे तो कुछ ऐसा पाएंगे: गौतमी पुत्र शतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, वशिष्ठी इनकी मां थी,
इनके पुत्र पुलवामी। ठीक, ये एक मात्र तंत्रात्मक व्यवस्था को फॉलो करते थे, परंतु सत्ता कैसी थी? सत्ता इनकी पित्त सत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। ठीक, ये थे कुछ छोटे टॉपिक जो कि गुप्ता पीरियड्स पे आने के लिए नीडेड थे कि हम ऐसे ही गुप्तास पे कैसे जंप कर रहे हैं। यहां से होते हुए आप कुशानास पे जाओगे, कनिष्क का शासनकाल आएगा, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि मैं इसके लिए एक अलग इंडिपेंडेंट वीडियो बना दूंगी। आप ये देखिए कि एक अखंड भारत, ये है इनका गुप्तास का पीठ जो आप ये देखते हो, ये पूरा, यानी कि दक्कन के पठार को छोड़कर आपको आश्चर्य होगा कि ये दक्कन का जो पार्ट था, ये वाला जो आप ये देख रहे हैं, यहां तक का भी कोई कुछ पार्ट था समुद्रगुप्त के द्वारा जीत लिया गया था। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धियां प्राप्त की थी। ठीक, जिसके अंतर्गत उसने कुल 11 लड़ाइयां लड़ी और उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। आर्यवर्त, दक्षिणापथ, आटविक राज्य जो कि आज आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देखते हो, सीमावर्ती क्षेत्र जो कि आज आपका आसाम है, कामरूप उस समय का, बांग्लादेश कहलाता था, हरियाणा का क्षेत्र, नेपाल का क्षेत्र इत्यादि, तराई प्रदेश, ये सब भी जीत लिया था। साथ ही आप यहाँ का देखते हैं सेलोन, श्रीलंका, सेलोन जिसका राजा था तिस, किसके शासनकाल में? अशोक के। आप देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, मौर्यन एम्पायर्स में जब मैंने इसको पढ़ाया है तो बताया है। यहां तक भी देखेंगे और अलग अलग नीतियां समुद्रगुप्त के द्वारा अपने पूरे एम्पायर में अपनाई गई। तो चलिए गुप्तास को हम थॉरोली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि आखिर इतना बड़ा जो एक साम्राज्य था, इसकी उत्पत्ति के हमको कहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, तो देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्तकृत एवं शुद्धक के मिक्षकृतकम। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कामंदक पढ़ेंगे आप, कामंदक कृत नीति सार, कामंदक की नीति सार। ठीक, फाहियान के द्वारा लिखी गई फोक्यूब की, और ये जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। गुप्ता एम्पायर 275 से लेकर 550, 275 से लेकर 550 एडी, हिंदी वालों के लिए ईस्वी तक इनका शासन था। इसका संस्थापक था कौन? श्रीगुप्त। इनका संस्थापक था श्रीगुप्त। और अंतिम शासक कौन था? लास्ट कौन था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त संस्थापक वैसे इनके श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही इनका वास्तविक शासन मतलब स्टार्टअप माना जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले गुप्त साम्राज्य को रखा। इनको आप चंद्रगुप्त फर्स्ट के नाम से जानेंगे। ठीक, 319 ईस्वी गुप्ता वंश का स्टार्ट हुआ था, जब इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया। महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था 319 ईस्वी के आसपास, और इन्होंने गुप्ता संवत को शुरू किया। ठीक, श्रीगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद आएंगे समुद्रगुप्त, उसके बाद आएंगे चंद्रगुप्त 2 और कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इस तरह होते हुए विष्णुगुप्त तक आप पहुंचेंगे। हम बेसिकली इसमें अपने 5 रूलर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट पे सीधे जंप करते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट सबसे पहले इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। अन्य उपनाम इन्होंने क्या लिखा था? महाराजा धीराज की उपाधि से स्वयं को नवाजा था। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानी जाती है कि इन्होंने अपने जो राज्यों का विस्तार किया, राज्य विस्तार वैवाहिक संबंधों के आधार पर किया। अब सुनते जाना, इसी की लय पे आप सब याद कर लोगे। इनके द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे, किस तरह के सिक्के थे? वो राजा रानी प्रकार के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के। विवाह से याद करना आपको आसान होगा। सबसे पहले लिच्छवी राजा की पुत्री कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया, और जहां पे विवाह करते थे वहां पे भूमि को दान ले लेते थे। ठीक है,
ये सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। अच्छा, मेहरौली के लौह स्तंभ के शिलालेखों में उनके व्यापक विजयों का उल्लेख है, परंतु मेहरौली के लौह स्तंभ को बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। वहीं पे उसने खुद स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा था। अभी हम उस पे भी आएंगे। ठीक, अब आप आ जाओ समुद्रगुप्त पे। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद की प्रशस्ति, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी समुद्रगुप्त के लिए? बाण भट्ट। इनके ये दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट जिसको आप कहते हो, इनके ये दरबारी कवि हुआ करते थे। समुद्रगुप्त को और किस किस नाम से जानते हैं आप? समुद्रगुप्त के उपनामों में आता है एक तो कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग। कांच, कई सिक्कों पर इसका कांच को भी उत्कीर्ण नाम माना जाता है। कई जगहों पे आप इसको भारत का नेपोलियन भी पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का नेपोलियन किन्होंने कहा है इनको? विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ के द्वारा इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। कई जगहों पर आप इनको सर्वराज्योच्छेता। सर्वराज्योच्छेता का मतलब होता है वह व्यक्ति जो सारे ही राज्यों का उच्छेद कर दे, अपने अधिकार में उसको ले ले, यानी उन्मूलन कर ले उसके ओरिजिनल फॉर्म से। हरिशेण की प्रयाग प्रशस्ति भी मानी जाती है। कई जगह बाण भट्ट देखेंगे, कई जगहों पे आप हरिशेण की भी प्रयाग प्रशस्ति देखेंगे। आपको अपने आधार पे इस पे टिक करना होगा। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात इन्होंने जो सिक्के चलवाए, उस सिक्कों को कहा अश्वमेध प्रकार के सिक्के। अश्वमेध प्रकार के सिक्के याद रखेंगे। चंद्रगुप्त वन का सिक्का क्या था? राजा रानी प्रकार के सिक्के। इनके कौन है? अश्वमेध प्रकार के सिक्के। चलो, अब आप आ जाओ किस पे? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य क्यों इतने इतिहास में इनको इतना सम्मान, इतना मान दिया जाता है? विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त की है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, जिससे आपको क्या जानकारी मिलती है? ध्रुव देवी, इनके एक्चुअली बड़े भाई थे जिनका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त थे। उन्होंने क्या किया कि शकों को अपनी जो वाइफ थी ध्रुव देवी सौंप दी और बोल दिया कि मुझे माफ कर दो, मेरे राज्य को छोड़ दो और मुझे शासन करने दो। परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय को यह बात स्वीकार नहीं थी। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने रामगुप्त को मारा, ठीक, कि तूने ऐसा कैसे किया। उसके बाद वो गए शकों के पास। वहां पे इन्होंने नहपान नाम के एक व्यक्ति जो था उसकी हत्या की। शकों के आक्रमण पे इन्होंने किया और नहपान नाम की एक औरत की हत्या की और वहां से ध्रुव देवी को छुड़ाया। कालांतर में ध्रुव देवी से इन्होंने विवाह किया और स्वयं गद्दी पे बैठे, उसको मुक्त कराया। उस समय यह प्रचलन था कि वो एक आपने कहावत सुनी होगी कि जर जोरू जमीन, जिस पे मतलब उसको जो मुक्त करता था उसे ही वो उसको धारण करना होता था। तो इनको मुक्त करवाया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। तो इस तरह इनको ध्रुव देवी से विवाह करना पड़ा। शकों को इन्होंने कुछ इस प्रकार खदेड़ा था कि उज्जैन से भी कहीं आगे तक इन्होंने खदेड़ दिया था। कालांतर में आप देखोगे कि विक्रमादित्य नाम का इन्होंने पदवी को धारण की और ये इतनी फेमस हुई कि आने वाले टाइम पे 14 आप लोगों का शासन देखेंगे, जिसके अंतर्गत आप कई जगह विक्रमादित्य विक्रमादित्य पालोगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ थोड़े से फैक्ट। उज्जैन की एक लोकल डायनेस्टी थी जो केवल उज्जैन में वास करती थी, मालव वंश, अगर मैं गलत नहीं हूं। उनका एक राजा हुआ करता था विक्रमादित्य। ऐसा माना जाता है कि वहां का एक लोकल राजा था विक्रमादित्य जिसने शकों को खदेड़ा था। ठीक है, शकों को उज्जैन के आसपास से खदेड़ा था और इस उपाधि को धारण किया था। ठीक, आप अपनी जो ऑथेंटिक किताब होती है उस पे इनको पढ़ते हैं, परंतु ये मैं आपको स्टेट में चलने वाली जो उनकी खुद की हमारी ग्रंथ एकेडमी कहना चाहिए, वहां की किताब है, उसका मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ। तो आपको एग्जाम में ये चीजों को ध्यान रखना है। ठीक, अब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तो राजा बन गए। किस प्रकार के सिक्के चलवाए? आप ये देखिए कि लाइक अ टाइगर उसने व्यवहार किया।
तो व्याघ्र शैली के सिक्के, व्याघ्र शैली के सिक्के आप देखते हो कि इसने अपने शासनकाल में चलवाए। ठीक, इसके समय पे दरबारी कवि कौन हुआ करता था? एक शाब नाम का व्यक्ति, शाब या साब, शाब नाम का व्यक्ति इसका दरबारी कवि हुआ करता था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी जीत के बाद उस घोड़े की बलि दी थी। ठीक, क्योंकि मतलब वो एक ऐसी जीत थी कि कहीं ना कहीं उसने अपने ही पूरे घर का विनाश कर दिया और शकारी, शकों को जो भगाए, शकों का जो अंत करे, शकों को विनाशक शकार की उपाधि को धारण किया। और कौन कौन सी इनकी उपाधियां थी हम देखते हैं। देवगुप्त, देवगुप्त या देवराज, देवगुप्त या देवराज नाम की उपाधि को धारण किया था। आप देखोगे कि महरौली का लौह स्तंभ जो है वहां पे इन्होंने स्वयं को कहा है विक्रमादित्य। ये पूछ सकते हैं कि महरौली के स्तंभ में इनका क्या नाम उत्कीर्ण है, स्वयं को इन्होंने विक्रमादित्य कहा है। लेकिन वहीं पे आप उदयगिरी के अभिलेख जिसका संबंध इनके शासनकाल में है उसमें इन्होंने लिखा है स्वयं को परम भागवत। इनको परम भागवत की उपाधि से नवाजा गया है उदयगिरी के अभिलेखों में। ठीक, ये आपने याद रखना है। इनके शासनकाल में फाहियान नाम का एक चीनी यात्री यात्रा करने आया था जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? फोक्यू की, फोक्यू की। ओके, फाहियान नाम का एक व्यक्ति आया था इसके शासनकाल में। अच्छा, इसके शासनकाल में गुप्तों की वैकल्पिक राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन, ये दो राजधानियां हुआ करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके दरबार के नवरत्न। आखिर क्यों, किस कारण से गुप्त काल को ही साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया? और सब चीजें तो फिर भी कॉमन थी, लेकिन गुप्त काल का स्वर्णकाल इसीलिए कहा गया कि उसने एक विशाल जो दरबार था, नवरत्नीय दरबार, उसका निर्माण करवाया। कालिदास जो थे, जिसको शेक्सपियर कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है ऑफ इंडिया, वो उसका हेड हुआ करते थे। ठीक, कालिदास इसके हेड हुआ करते थे। इसके अलावा शपणक जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे जिसकी पुस्तक का नाम है फलित ज्योतिष। ये आप अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस स्क्रीन का, या ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। धन्वंतरी महाराज भी जो थे वह इन्हीं के शासनकाल में रहते थे, जिनका बुक का नाम था आयुर्वेद। आयुर्वेद के ऊपर जो बृहद टीका लिखा है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। वराह मिहिर, सूर्य सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत, पंच सिद्धांत, ठीक है, बृहद जातक, बृहद जातक और लघु जातक जैसी किताबों की भी इन्होंने रचना की थी। शंकु, शंकु आप जानते हैं ना, कौन को हिंदी में हम शंकु बोलते हैं, तो इससे याद कर लेंगे कि शंकु जो थे वह वास्तु और शिल्प शास्त्र, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र इसके रचयिता है। नाम से ही आप देख रहे हैं कौन को हिंदी में शंकु कहते हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? आर्यभट्ट। और भी इंपॉर्टेंट है, अमर सिंह भी इंपॉर्टेंट है, अमर सिंह भी इंपॉर्टेंट है जिसकी पुस्तक का नाम था अमर कोश, जिसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ठीक है, अमर कोश को आप आर्यभट्ट को किस लिए जानते हैं? उनके सूर्य सिद्धांत के लिए जानते हैं, और साथ ही साथ शून्य संपादने, अर्थात शून्य की खोज देने वाले, पृथ्वी गोल है की संकल्पना देने वाले। ठीक है, अन्य चीजों में इसके बाद आ जाइए आप कुमारगुप्त में। कुमारगुप्त सबसे इंपॉर्टेंट इनको किस लिए माना जाता है? इसके शासनकाल में सबसे अधिक अभिलेखों के हमें जानकारी मिलती है, सबसे अधिक अभिलेखों की हमें ढलाई होने की जानकारी मिलती है। अच्छा, इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, तथा इनके द्वारा चलवाए जाने वाले जो सिक्के थे उनको मयूर आकृति के सिक्के कहा जाता था। अब मैं आपको इसका एक याद करने का तरीका बताती हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय, एक मिनट रुकिएगा, भगवान कार्तिकेय
का अन्य नाम क्या है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। और कार्तिकेय भगवान का वाहन क्या है? मोर। मयूर आकृति के सिक्के, याद रहेगा, मयूर आकृति के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। इनके शासनकाल में ग्वालियर, वैसे विदिशा में है तुमैन का अभिलेख, लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक ग्वालियर अगर देख रहे हैं तो देख लीजिए। तुमैन के अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है, तुमैन अभिलेख, जहां पे इनको शरद कालीन सूर्य की भांति बताया गया है। शरद कालीन सूर्य की भांति सुंदर बतलाया गया है कि ये इस तरह कुछ दिखलाई पड़ते थे। ठीक, और इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नालंदा, नालंदा के विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। इनका अन्य नाम क्या था? इनका अन्य नाम था महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य इनका अन्य नाम हुआ करता था। अच्छा, आप ये जानते हो कि बयाना के मुद्रा भांड, मुद्रा भांड से इनके सिक्कों की खोज की है। तो बयाना के मुद्रा भांड है कहाँ पे? ये राजस्थान से संबंधित है और केवल एकमात्र ये मुद्रा भांड है जिनका संबंध कुमारगुप्त से है। दैट इज इट, दैट इज इनफ। ठीक, अब आ जाओ आप स्कंदगुप्त। देखिए, स्कंदगुप्त के शासन के पहले कुमारगुप्त के भी शासन में कम मतलब क्षणिक ही सही लेकिन हूणों का आक्रमण शुरू हो चुका था। स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों का आक्रमण करते हुए उनको पूरी तरीके से सामना किया गया, उनको भगाया गया और वृषभ आकृति के तत्पश्चात सिक्के चलवाए गए। वृषभ आकृति के सिक्के चलवाए गए। इनके शासनकाल में जो भीतरी और जूनागढ़ के अभिलेख, भीतरी के अभिलेख और जूनागढ़ के अभिलेख, भीतरी कहाँ पे आपका? ये है गाजीपुर में। ठीक, और जूनागढ़ के अभिलेख ये कहाँ है? गुजरात में है, जिसका संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से है। बस, इनफ, इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है। अब आ जाइए आप इनकी एम्पायर और व्यवस्था पे। देखो, अपन यहीं पे समझ लेते हैं इनकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार के आधार से चलाई जाती थी। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, आप तो ये जानते हैं कि एक राजतंत्रात्मक और पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ठीक, वंशानुगत शासनकाल था, परंतु निरपेक्ष देवीकरण। आप ये देखो कि इन लोगों ने जिस प्रकार के सिक्के चलवाए हैं, जिस प्रकार के स्वयं को एक बड़ी बड़ी उपाधियों से खुद नवाज रहे हैं, आखिर ये क्या होता है कि देवराज, देवगुप्त और शकारी, परम भागवत, है ना, इस प्रकार के खुद से अपने आप को नवाज रहे हैं। और एक और व्यवस्था आप ये देखते हैं कि मंत्री भी यहाँ पे वंशानुगत होते हुए पाए गए। साथ ही साथ एक ही मंत्री के ऊपर कई पदभार देखे गए। यही कारण था कि उत्तरोत्तर गुप्ता पीरियड, यानी कि जब गुप्ता पीरियड के नीचे आप स्कंदगुप्त के नीचे आते जाते हैं, नीचे जब आप उतरेंगे तो देखेंगे कि गुप्ता जो काल था वो उतना ही बर्बाद होता चला गया जितना वह विकसित था। कारण क्या था? कारण यह था कि एक केंद्र पर ही विकेंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, पहली तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, परंतु वह इस प्रकार केंद्रीकृत कर दी गई कि नीचे के में भ्रष्टाचार फैलता गया और रहा का राजा उससे अनभिज्ञ रहा। दूसरा, एक ही मंत्री के ऊपर कई पदभार, मतलब वहां पे योग्य व्यक्तियों का भी अभाव पाया गया। न्याय व्यवस्था कमजोर, ये देखते हैं। वाणिज्य और व्यापार इत्यादि में भी गिरावट, इस तरह की भी चीजों को आप पाते हो। ठीक, ये रहा आपका राजतंत्रात्मक व्यवस्था। अब आप आ जाइए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पे। मुझे आप 2 मिनट देंगे, मैं इसे इरेज कर दूं, स्क्रीन को साफ कर दूं आपके लिए। वेट अ मिनट, बस 2 मिनट रुकिए, जितनी जरूरत है उतनी स्क्रीन पर इरेजर कर दूं। हम्म, देखिए, अब आप आ जाइए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन
और उसके फैक्ट्स पे वापस, कि मैं आखिर जिन नामों पे जोर देना चाह रही हूं उन पर आपका ध्यान होना चाहिए। गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य एक ये समझिए कि ये सबसे एक टॉप, जिसको कहा जाता था देश, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी देश, जिसको आप समझते हैं केंद्र, जिसका मुखिया कौन था? स्वयं राजा। ठीक। देश का विभाजन प्रांतों में होता था या फिर भूक्ति, आपसे बोला जाए भूक्ति का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, यानी कि प्रांत, जिसका मुखिया कौन था? जिसका मुखिया था उपरिक नाम का एक व्यक्ति, उपरिक होता था। ठीक। उपरिक की मदद के लिए भी 4-5 व्यक्तियों का समूह होता था। नगर श्रेष्ठी यानी कि नगरपाल, आज के महापौर से इसकी तुलना करिए, या फिर आप कमिश्नर से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। कमिश्नर आज का जो है एक सरकारी आदमी है, महापौर जनता के द्वारा चुना जाता है। सार्थवाह, आप देखते हैं एग्जाम में ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाती है। सार्थवाह, सार्थवाह कुलिक और कायस्था, कायस्थ। सार्थवाह आप जानते हैं श्रेष्ठी का प्रधान। गुप्ता साम्राज्य के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य के लिए जो भी इत्यादि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली संपूर्ण जो व्यवस्था थी वह श्रेष्ठी के अंतर्गत आती थी, और इन श्रेष्ठियों का हेड सार्थवाह था। ठीक है। वही महाजनपद पीरियड्स के पहले आप उत्तर वैदिक काल में देखते हो तो सार्थवाह का मतलब अलग होता है। प्रांत, प्रांतों का विभाजन किसमें होता था? जिले, जिनको कहा जाता था विषय, इनका मुखिया होता था विषयपति, विषयपति। ठीक है। जिलों का विभाजन जो होता था वह तहसील में होता था, आज की तहसील, जिसको उस समय कहा जाता था वीथी, वीथी। ठीक है। वीथी का विभाजन, तहसील का विभाजन कुछ ग्रामों के समूह में होता था, जिसको आज की आप जनपद देखते हैं। देखते हो ना कि इस जनपद के अंतर्गत कितने ग्राम आते हैं। ठीक। जिसको कहा जाता था पेठ, पेठ कहते ना, पैठ बना लिए हैं ये लोग, अपनी समूह बना लिए हैं। ठीक। और पेठ को विभाजित किया जाता था छोटे छोटे ग्राम में, जिसका मुखिया कहलाता था ग्रामीक, जिसका मुखिया आप देखते हैं ग्रामीक। ग्राम के अंदर होती थी ग्राम सभा, जो कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी। आप उत्तर वैदिक, आप उत्तर गुप्त काल में देखते हो कि यह व्यवस्था भी भ्रष्ट हो गई थी। ठीक है। ग्राम सभा के अंतर्गत भी इसकी मदद के लिए 4 से 5 अधिकारी होते थे। महत्तर या फिर कुटुंबिन, महत्तर यानी कि कुटुंबिन। ठीक है। अष्टकुलाधिकारी, अष्टकुलाधिकारी, ये व्यक्ति जो होता था आय व्यय लेखा जोखा इत्यादि रखता था। ठीक है। आप यहाँ पे आ जाइए केंद्र के अंतर्गत, केंद्र की व्यवस्था के अंतर्गत भी आप बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज देखते हैं राजा की मदद करने के लिए। सबसे पहले आप ये देखिए, मैं यहां बताती हूं आपको, देखिए एक टर्मिनोलॉजी याद रखिए, कुमार अमात्य, अमात्य का ही कुमार अमात्य है। ये आय व्यय और राजकीय खजाने इत्यादि से संबंधित होता था। महासंधि विग्रह, जैसे कि आप जानते हैं संधि विग्रह, महासंधि विग्रह। ठीक है। यानी कि शांति वार्ता करने वाला व्यक्ति, विदेश इत्यादि के लिए जाने वाला व्यक्ति। ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण। ठीक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है भूमि कर को वसूलने वाला व्यक्ति, भूमि कर वसूलने वाला व्यक्ति। और एक टर्मिनोलॉजी और याद रखो, महाबलाधिकृत, दंड इत्यादि वो निर्धारित करने के बाद, बलाधिकृत, दंड इत्यादि निर्धारित होने के बाद अन्य कार्य करने वाला व्यक्ति। ठीक। यहाँ आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समाप्त होती है। आपको मैं बता दूं कि वीरसेन जो कि शैव मतानुयायी था, वह एक संधि विग्रह करता था चंद्रगुप्त II के शासनकाल में। ठीक है। चलो अब आप इसके आर्थिक जीवन पे आ जाइए।
आर्थिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर किस तरह वह व्यवस्था जो थी, एक इतनी बड़ी संपूर्ण व्यवस्था जो थी, उसका क्रियाकलाप किया जा रहा था। आप देखते हैं कि चाहे वह मौर्यन पीरियड हो, आप उत्तर वैदिक काल से भी देख लो और हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी देख लो, तो आप पाते हो कि इतनी बड़ी जो संपूर्ण व्यवस्था थी, उसका आधार आप अपने इतिहास में लगभग कृषि को ही पाते हो। कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा होता है उसके काल में, उसके बाद कुछ हद तक व्यापार और वाणिज्य का हिस्सा होता है, ले दे के कंस्ट्रक्शन वर्क का। परंतु उस समय के राजा महाराजाओं को आप देखते हैं धर्मात्मा रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनके कंस्ट्रक्शन वर्क को केवल आप एक ब्यूटिफिकेशन या फिर उनके इतिहास की जानकारी के संदर्भ में ही केवल जोड़िए, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था जो थी पूर्णतः कृषि आधारित व्यवस्था होती थी, जो कि कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग का वहां पे कर लिया जाता था। कुल 4 प्रकार के कर हुआ करते थे: भाग, भोग, बलि, शुल्क। भाग, ये भाग के अंतर्गत आता था भोग, और बलि जो होता था वह सीधे राजा के ही हित में जाता था। भाग जो होता था वह कोष में जाता था, यहीं से आने वाला जो कर होता था। और शुल्क, जैसे कि अकाल इत्यादि पड़ने पर स्पेशली लगाए जाने वाली यह व्यवस्था होती थी कि अगर खुदाई से प्राप्त कोई आपको गड़ा धन मिले इत्यादि, ठीक है, कोई स्पेसिफिक आपकी नहर इत्यादि की व्यवस्था दी जा रही है, तब इसके हमको जानकारी मिलती है। सोने एवं चांदी के सिक्के, आप ये देखते हो कि गुप्ता काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिए, सर्वाधिक सोने के सिक्कों की छपाई या ढलाई होने की जानकारी हमको गुप्ता काल में मिलती है। सोने के सिक्के कहलाते थे वहां पे दिनार, सोने के सिक्कों को कहा जाता था दिनार, और चांदी के सिक्के को कहा जाता था रूपक या फिर रुपया का। आप उत्तर गुप्ता काल में देखते हो कि कौड़ियों के भाव में भी व्यापार होने लगा था, मानी कि किस हद तक इसका पतन हो चुका था, ठीक है। अब आप आ जाइए धार्मिक काल में। धार्मिक काल के अंतर्गत आ जाइए, मुझे फिर 2 मिनट दीजिए आप, मैं इसे इरेज कर दूं जरा। देखिए, धर्म की वजह से गुप्ता काल को इसके इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। आप ये देखते हैं कि इसी के ही गुप्ता पीरियड में ही हमको बेसिकली इसकी जानकारी मिलती है कि मंदिरों के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मूर्तिकला के भी हमको एक स्पेसिफिक साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। हालांकि हम ये देखते हैं कि बुद्ध के शासनकाल में कनिष्क, मतलब बुद्ध के शासनकाल कह रही हूँ, कनिष्क के शासनकाल में मूर्तिकला प्रारंभ हो गई थी, परंतु शैलीकृत गांधार शैली, मृथुरा शैली इत्यादि पे निर्मित होने वाली जो अन्य मूर्तियां थी, उसके साक्ष्य आप कहाँ पाते हो, इन्हीं के शासनकाल में पाते हो। षड दर्शन की अवधारणा, पुराणों का अपना प्रारंभिक स्वरूप इत्यादि की जानकारी, ये आप कहाँ पाते हो, ये आप इन्हीं के ही शासनकाल में पाते हो। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, जैसे कि क्या है, पंचायतन शैली में भगवान की पूजा। आज आप शिव जी के किसी मंदिर पे चले जाइए, बीच में शिव जी हैं, आसपास 5 भगवान हैं, तो ये क्या बतला रहा है, ये तो वही बतला रहा है कि पंचायतन शैली है। देखो, अजंता और बाघ की गुफाओं के साक्ष्य, बाघ की गुफाओं के साक्ष्य हमको यहां से प्राप्त हैं। इसकी खोज किसने की थी, जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर नाम के एक व्यक्ति ने की थी, और इसकी खोज डोंगर फील्ड नाम के एक व्यक्ति ने की थी। डोंगर फील्ड नाम के एक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, ओके। बाघ की गुफा के अंतर्गत चौथी और 5वीं गुफा इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है रंग महल। अजंता की गुफाओं में कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें 16वीं और 17वीं गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र उत्कीर्ण है। 17वीं और 19वीं गुफा के अंतर्गत बौद्ध की, जातक की जो जीवन की स्थितियां थी, उनके बारे में बताया जाता है कि जातक की किस तरह की गतिविधि रही है अपने जीवन में। 17वीं गुफा को क्या कहा जाता है, 17वीं गुफा को कहा जाता है चित्रशाला। इसको कहा जाता है क्या, चित्रशाला, ठीक, दैट इज इट। आपको जानने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी गुफाओं में कुल 7 गुफाओं के वर्णन किया जाता है। कई जगहों पे आप 5 भी पाओगे, ये अपनी स्थितियों में सही नहीं बची हैं, 4 और 5 बस हैं। यहाँ पे जो रॉक पेंटिंग है वो मोनाल पेंटिंग,
ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर का भी एक उदाहरण कई जगहों पर मिलता है। बाकी गुफा धार में है, एमपी का भाग है। ओके, यहाँ पे आपने ये जान लिया। षड दर्शन की अवधारणा जब आई थी, तो षड दर्शन आप जान लीजिए क्या है। सांख्य दर्शन है, ठीक। उसके बाद आता है योग दर्शन, उसके बाद आता है न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन को किसने किया था? कपिल। योग के लिए पातंजल, ठीक। न्याय दर्शन गौतम, ठीक। वैशेषिक कणाद या उलूक, कणाद या उलूक के द्वारा किया गया था। मीमांसा जो की गई थी वो जैमिनी या बादरायण के द्वारा की गई थी। बादरायण के द्वारा जो भी व्यवस्था लाई गई थी वह उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहा जाता है। बस आपके लिए जानना इतना ही काफी है। त्रिमूर्ति की अवधारणा, अर्ध नारीश्वर की अवधारणा, भगवान के नर और नारी दोनों के ही कॉम्बिनेशन के रूप में पूजा जाने लगा। गुप्त साम्राज्य की इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लीजिए। इनका राजकीय चिन्ह था गरुड़, राजकीय चिन्ह था इनका, ठीक है। ये पूर्णतः सनातनी थे, विष्णु इनके राजकीय भगवान थे, ये विष्णु के पुजारी हुआ करते थे। त्रिमूर्ति की अवधारणा देखते हैं आप। सूर्य पूजा के साक्ष्य भी आपको प्राप्त होते हैं। कहां कहां से? ग्वालियर से, मंदसौर के मंदिरों से, मांडा मंदिरों से, कामरूप के सूर्य मंदिर, इन्हीं के ही शासनकाल में बनवाए गए मंदिर हुआ करते थे, ठीक है। अब आप आ जाइए इनके सांस्कृतिक जीवन पे। सांस्कृतिक जीवन के में आप क्या क्या पाते हैं? स्थापत्य कला, जो कि मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है जो इनके समय की क्या थी? मंदिर। आखिर किस प्रकार के जो मंदिर थे इनका निर्माण किया गया। आप पढ़ते हैं कि इस प्रकार के मंदिर नागर शैली के अंतर्गत आते हैं, इस तरह के मंदिर पंचायतन शैली के अंतर्गत आते हैं। तो आखिर वो किस प्रकार के मंदिर थे? ठीक है, बस 2 मिनट फिर से मुझे दीजिए। एक्चुअली देखो, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। भीतर गांव का शिव मंदिर, भीतर गांव का शिव मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। भीतर गांव का शिव मंदिर कहां पर स्थित है? ये आप देखेंगे, ये यूपी में स्थित है। सिरपुर का मंदिर जो स्थित है वह कहाँ स्थित है? वह सीजी छत्तीसगढ़ में स्थित है। तिगवा, तिगवा का जो क्षेत्र है यह कहाँ स्थित है? यह एमपी में आप देखोगे। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, इसको भी आप एमपी में पाओगे, ठीक है। ये नागर शैली और कुछ हद तक पंचायतन शैली में बने हुए मंदिरों का उदाहरण। पंचायतन शैली क्या है? पंचायतन शैली के मंदिर और शिव पंचायत को अलग रखिएगा। पंचायत शैली के मंदिर होते हैं कि 5 जगहों से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नागर शैली का ही एक मिश्रण होता है इसकी पंचायत में, ठीक है। और पंचायत, शिव पंचायत में क्या बोलना चाह रही है? यहाँ पे मान लीजिए शिव जी और यहाँ पे आप देखते हो कार्तिकेय, यहाँ नंदी, यहाँ पे गणेश जी और यहाँ पे माँ पार्वती, ये है शिव पंचायत। तो पंचायत शैली के भगवान के चबूतरे की स्थापना गर्भगृह के अंदर, और पंचायत शैली के मंदिर यानी कि 5 सीढ़ियों की अवधारणा, ठीक है। 5 तरफ से आप आते हैं। अमूमन आप देखोगे कि यह एक टेम्पल है, इसके ऊपर त्रिकोण का यहाँ पे फ्लैग है और यहीं से इसकी एंट्रेंस। लेकिन एक ऐसा मंदिर कि आप ऐसा जाओ और उसके बाद यहाँ से भी आप ऊपर हो सकते हो, यहाँ से भी ऊपर हो सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और यहाँ बीच में मंदिर है और मंदिर भी ऐसा लंबा, समझ गए? तो ये है पंचायत शैली के मंदिरों का उदाहरण। और भी कुछ चीजें होती हैं जो कि पंचायत शैली के मंदिरों के अंतर्गत आती हैं, तो उसको अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक। अब आप आ जाइए इसके सामाजिक जीवन के ऊपर।
सामाजिक जीवन की मैं क्यों बात कर रही हूँ कि देखिए, किसी भी राज्य के अंतर्गत कुछ ना कुछ तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो रहती ही हैं कि जिससे उसके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। जैसे कि आप मौर्यन पीरियड में पढ़ते हैं कि इंडिका में लिखा था कुल 7 प्रकार के दास दासियों का वर्णन किया गया था। इंडिका में लिखा गया है कि स्त्रियों की स्थिति लगभग ठीक ठाक हुआ करती थी, दासों की स्थिति बताया गया, और भी चीजें बताई गई कि शूद्रों की स्थिति कैसी हुआ करती थी, क्यों हम शूद्र व्यवस्था की तरफ ध्यान दे के पढ़ाई कर रहे हैं इत्यादि। गुप्ता पीरियड भी कहना चाहिए कि वापस अपने आप को, वापस अपने अखंड भारत को बनाने में इसका योगदान था, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है। आप देखेंगे कुल 15 प्रकार के दास दासियों का वर्णन किया गया है। जानकारी कहाँ से मिलती है इसकी हमको? याज्ञवल्क्य की स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति से हमको इसकी जानकारी मिलती है। जाति प्रथा में याज्ञवल्क्य की स्मृति के अंतर्गत आप कायस्थ वर्ड को सबसे पहले पाते हो। ठीक है, बृहस्पति संहिता का भी उल्लेख यहाँ पे हुआ था, बृहस्पति संहिता भी इसमें आएंगे हम। ठीक, कायस्थ शब्द का पहली बार उल्लेख आप देखते हो याज्ञवल्क्य स्मृति, और एक थी ओशनम स्मृति जिसमें शूद्र का सबसे पहली बार विधिवत उल्लेख किया गया है। शूद्र शब्द का पहली बार बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया। जाति व्यवस्था अपनी बहुत ही दयनीय स्थिति पे हुआ करती थी। अनुलोम और प्रतिलोम यानी कि इंटरकास्ट और अपनी ही कास्ट में दोनों ही प्रकार के मैरिजेस होते थे, परंतु इंटरकास्ट में ब्राह्मण का बेटा और शूद्र की बेटी, इससे जन्मा जो पुत्र होता था वह होता था निषाद, और शूद्र पिता ब्राह्मण स्त्री का जन्मा पुत्र कहलाता था चांडाल। निषाद जो होते थे वही नाविक इत्यादि का जो काम होता था वह वाले काम दिए जाते थे, और चांडाल जैसे कि आप जानते हैं कि किसी को फांसी पर लटकाना, और जो पशु मर जाते हैं उनको उठाना, उनकी चमड़ी निकालना इत्यादि जैसे जो काम होते हैं वो चांडाल के होते हैं। मतलब स्थिति इतनी निकृष्ट थी। परंतु आप उत्तर गुप्ता काल में आते हो तो इसमें स्थिति थोड़ी ठीक होती दिखाई देती है, परंतु कारण वाणिज्य गिर गया। सबको लगा कि भाई वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, तो शूद्रों को भी वाणिज्य व्यवस्था को अपनाने की अनुमति दे दी गई थी। अच्छा, पूजा पाठ आप प्रारंभिक गुप्ता काल में देखते हैं कि पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं थी, परंतु उत्तर गुप्ता काल में नमः जो आप देखते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ठीक है, इस नमः शब्द का उच्चारण करते हुए लगभग अनुष्ठान करने की अनुमति दे दी गई। देखो क्या चेंजेस है, अपने हिसाब से किए जा रहे चेंजेस हैं। ठीक, स्त्रियों की स्थिति आप देखते हो, दास प्रथा, वैश्यावृत्ति सब प्रचलित थी। ठीक, और देवदासी, देवदासी का मतलब क्या होता है? देवदासी का मतलब ये होता है कि पहले के जमाने में आप ये देखोगे कि भगवान के नाम पे मंदिरों की भूमि दे दी जाती थी, यहाँ मंदिर बनेगा, है ना, और वहां पे ही रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। उनको कहा जाता था ये भगवान की दास है। और अमूमन इन लड़कियों को जो इस मंदिर वगैरह के ओनर हुआ करते थे, कि अमूमन किसी एक ब्राह्मण को ही दिया जाता था, वो ओन करते थे। आप देखिए कितनी भ्रष्टता है। उस समय के ही ब्राह्मण इतने पतित हुए, यही कारण था कि ब्राह्मण वर्चस्ववाद का अंत माना जाने लगा, कि अपने ही द्वारा बनाई जा रही व्यवस्था है इन लोगों की। ठीक, यह आपको शायद पता नहीं होगा। कुल 15 प्रकार के दास मैंने आपको बताया कि कुल 15 प्रकार के दास उदासियों का हमको वर्णन प्राप्त होता है। बृहस्पति संहिता में यह बोला गया है, बृहस्पति संहिता में यह बोला गया है कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्री को भी उनकी संपत्ति पर अधिकार दिया जाएगा, और कुछ जगहों पर याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी यह जानकारी मिलती है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट टर्म में, सिल भूमि, किस प्रकार की भूमियां वहां पे प्रचलित थी? सिल भूमि, क्योंकि अपन ने देखा ना कि यहाँ पे मंदिरों को दी जाने वाली एक दान की भूमि, सिल भूमि होती थी वह भूमि जो कि जोतने योग्य नहीं, यानी कि बंजर। ठीक है, आप्रहत भूमि, आप्रहत भूमि यानी कि वह भूमि जो कि जंगल लगा हो, जहां पे जंगली भूमि। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि कहलाता था, और वास्तु वास करने योग्य भूमि दी जाती थी। आप्रहत और सिल में बेसिकली चराने की व्यवस्था होती थी। आप यहां देखेंगे कि राहट यंत्र, घंटी यंत्र से सिंचाई के हमको जानकारी प्राप्त होती है, सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं।
साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आरंभ यहीं से हुआ कि राहट या घंटी यंत्र का इस्तेमाल करते हुए इनका सिंचाई किया जाए। ठीक है, आप और भी बुक्स जो मैं भूल गई थी उस समय आपको बताना, क्योंकि मैं नवरत्न डिस्कस कर रही थी आपसे। पाल काव्य की हस्त आयुर्वेद, हस्त आयुर्वेद, हस्त आयुर्वेद। पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। इसके 5 पार्ट्स हैं। मित्र भेद, मित्र लाभ, लब्ध प्रणाश, संधि विग्रह और अपरीक्षा कारित्व। बाइबल के बाद कहा जाता है कि पंचतंत्र सबसे ज्यादा फेमस एक किताब है। नवनीतम की रचना इसके शासनकाल में हुई। आज के जो 18 पुराणों का वर्तमान स्वरूप है, इसके शासनकाल में ही, गुप्तास के ही शासनकाल में ही इनका मतलब आज का जो रूप है वह दिया गया। इनके शासनकाल में कुछ समय तक दंडी नाम का जो व्यक्ति था, जिसको आप पल्लवास के भी टाइम पे देखते हैं, उसने निवास किया था। किरातार्जुनीयम के लेखक हैं जो। ठीक है, और क्या आपके जानने योग्य है? महाभारत तथा रामायण इत्यादि का संकलन भी किया गया था इनके ही शासनकाल में। और क्या आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था? मनुस्मृति, मनुस्मृति जिसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया, किसके द्वारा किया गया था? विसेंट स्मिथ के ही द्वारा किया गया था। कई जगहों पे आप विलियम जोन्स भी पढ़ लोगे, तो अगर पेपर में आ जाए तो आपको बहुत अच्छे से इसको टिक करना है। कहाँ लिख दूं, आप सुन लीजिए। ठीक है, किस नाम से किया गया था? यह था इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। मनुस्मृति का इंग्लिश में अनुवाद किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। ठीक, मनुस्मृति। तो अपने हिसाब से आपको इसे टिक करना है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि ये बेहद ही आपके लिए जरूरी है। तो इस तरह हमारा गुप्ताज के लिए जो वीडियो था वह समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पढ़ते रहिए और करंट मुद्दे के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।